नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया। उरी हमले में एनआईए ने दर्ज की प्राथमिकी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में उठा बलूचिस्तान का मसला। बलूच नेताओं का पाकिस्तानी फौज पर 100 नागरिकों की हत्या का आरोप। भारत का आयोग से दखल की मांग। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने दिखाई एकजुटता, कहा पार्टी में विवाद नहीं। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को बनाया महामंत्री। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक को बड़ा झटका। 7 दिन तक तमिलनाडु को देना होगा कावेरी का 6000 क्यूसेक पानी। 4 हफ्ते के भीतर केंद्र को प्रबंधन बोर्ड बनाने का आदेश। और 27 नए शहरों के साथ स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची जारी। महाराष्ट्र में 5, कर्नाटक और तमिलनाडु से 4-4। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल। और आइए देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी में एक सप्ताह से चल रही तकरार अब थमती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव के साथ इसका संदेश देने की कोशिश भी की और इसके बाद अमर सिंह को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। लेकिन अखिलेश समर्थकों को बाहर करने की कार्रवाई के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी में विवाद थमने के बाद पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया। उन्होंने अमर सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है। अमर सिंह को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवपाल यादव का खास माना जाता है। जुलाई में पार्टी में अमर सिंह की दोबारा वापसी हुई थी और उन्हें राज्यसभा में भेजा गया था। उधर विवाद सुलझने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार कैबिनेट बैठक की। बैठक के बाद अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने पार्टी में किसी विवाद से इनकार किया और कहा कि चुनौतियों का सामना करने के लिए सब एकजुट हैं। सांप्रदायिक ताकतें हैं जो घुसना चाहती हैं किसी रास्ते से। हम सब समाजवादी परिवार के लोग एक होकर के उन शक्तियों का और उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा समाजवादी सरकार बने जो विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकें, उसी दिशा में हम लोग काम सब मिलकर के समाजवादी परिवार करेगा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश के कई करीबी नेताओं को सोमवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनमें विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह यादव, आनंद भदौरिया और संजय लाठर शामिल हैं। इसके अलावा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव दुबे, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एबाद, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव को भी निकाल दिया गया। इन नेताओं पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। समाजवादी पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता करेगा और जो भी गलत काम करेगा, अवैध काम करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले सप्ताह मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को हटाकर शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इसके विरोध में अखिलेश ने शिवपाल यादव से अहम विभाग ले लिए थे। दोनों नेताओं में अनबन इतनी बढ़ी कि मुलायम सिंह यादव को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल को अहम विभाग लौटा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह है। संजय, स्वागत है आपका। संजय, समाजवादी पार्टी हर रोज नए करवट लेता दिखता है विवाद। कभी लगता है ये थम चुका है, कभी लगता है फिर कुछ नई सुगबुगाहट है। अभी तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव और शिवपाल ने एक साथ, एक तरीके से मैं कहूँ कि शायद शो करने की कोशिश की, हम एक हैं। कहा भी कि हम साथ थे, साथ हैं, आगे साथ रहेंगे, ये नहीं कहा। लेकिन अमर सिंह का अचानक प्रमोशन और मुलायम सिंह के हाथ से लिखी चिट्ठी के जरिए क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये एक ऐसा परिवार की लड़ाई है जो पैलेस इंट्रीग या आप कहें एक अजीब तरह का महाभारत है, जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि राजा मुलायम सिंह जो परिवार के मुखिया हैं,
वो बेटे के बजाय भाई को तरजीह दे रहे हैं या किसी आउटसाइडर को दे रहे हैं। नॉर्मली मतलब धृतराष्ट्र पुत्र प्यार में अंधे थे, ये किसी और तरह के प्यार में वो हैं। इन्होंने बेटे को जरूर मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह का एक चीज़ है कि वर्चस्व हमारा बना रहे, कंट्रोल बना रहे, लेकिन कंट्रोल में कंसिस्टेंसी उनकी नहीं होती। वो कभी अपने ही फैसले पे, देखिए पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने जो बातें कही, शिवपाल यादव ने कही, रामगोपाल यादव ने कही, उन बातों को उठा के देख लीजिए तो ये साफ जाहिर होता है कि मुलायम सिंह यादव कभी किसी को हटाने के लिए कहते हैं और फिर कभी किसी को रखने के लिए कहते हैं। ये मसला खत्म तो नहीं होगा, ये दिनों में खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा पॉलिटिकल रियलिटी शो है जो अनोखा है, और ये दिन महीने साल 2017 के चुनाव के बाद भी ये चलता रहेगा। जो मुझे लगता है कि इसकी मतलब अंत में तो पब्लिक ने वर्डिक्ट देना है किसी भी रियलिटी शो के लिए, वो उसके बाद 17 में हो या आगे जाकर के 22 में इसका फाइनल डिक्लेरेशन हो वर्डिक्ट का कि ये किस ओर जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कैरेक्टर जिसे बार बार देखिए, पिछले जब उन्होंने एक बात कही अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आने के पहले, एक टीवी शो में उन्होंने कहा था जिस दिन ये चल रहा था, मैं यहाँ आने के पहले नेताजी को कहा के पास गया था और उनको कहा कि हमारे आपके बीच में कोई आएगा उस बाहरी को हम बाहर कर देंगे। उसके पहले रामगोपाल यादव बाहरी की बात करते रहे, शिवपाल यादव कहे कि सबकी जरूरत है। अमर सिंह का इस तरह का पत्र ये दो चीज़ें बताता है। मुलायम सिंह को ये लिखना पत्र में कि अमर सिंह आपको हमने महासचिव बना दिया और आगे आप अपना काम कीजिए, दो चीज़ बताता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है ना, आप बनाएंगे तो उसको सूची जारी करने कहा जाता है कि इससे पहले आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में कोई भी अगर किसी की नियुक्ति है या फिर उसका प्रमोशन किया गया है तो रामगोपाल यादव के दस्तखत से वो चिट्ठी जारी हुई है, और जो कि कई लोगों को सीसी होती रही है। इस चिट्ठी में किसी का जिक्र नहीं है, मुलायम सिंह अपने हाथ से वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है और सिर्फ अमर सिंह के नाम। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी में जो पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर काम कर रही है, ठीक है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सभी जानते हैं, एक तरीका होता है। अखिलेश यादव को भी जब हटा करके शिवपाल यादव को बनाया गया तो रामगोपाल यादव ने वो पत्र जारी किया, वहाँ उसकी प्रतिलिपि कार्यालय को जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ सीधा एक पत्र दे दिया कि हो गए। अब ये पत्र कोई पार्टी का पदाधिकारी वहाँ जारी करेगा, अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन ये एक अलग तरह की प्रक्रिया चल पड़ी है। ये बताता है कि पार्टी के अंदर विश्वास का अभाव। मुलायम सिंह यादव शायद किसी और को इस बात के लिए ट्रस्ट नहीं करें कि कोई इस रिलीज को निकलने भी देगा, तो वो स्वयं लिख करके देते हैं। चर्चा होगी, अमर सिंह ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो कोई और बाहर करेगा, तो वो उस चीज को बाहर लेकर के आते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो मुझे लगता है ये लोग मान चुके हैं कि 2017 हमारा चुनाव नहीं है, तय कर लिया है। मुझे लगता है, मेरा एक विश्लेषण है। तो हमें जो सेटल करना है अभी सेटल कर लो, इसके बाद जो होगा वो होता रहेगा। ये चुनाव तो ऑब्वियसली लड़ेंगे, अभी कह रहे हैं कि हम दोनों साथ साथ हैं आकर के। जनता के एक चीज राजनेता सोचते हैं कि पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, अभी मतलब 100 दिन से ज्यादा है, तब तक भूल भुला जाएंगे लोग। लेकिन कई बार चुनाव के दरमियान जब आप आकर के इस तरह की चीजें करते हैं तो जनता भूलती नहीं है। और जिस तरीके से आज पोस्टरिंग में कहूँ एक तरीके से अखिलेश यादव, शिवपाल और जो दूसरे कद्दावर नेता थे पार्टी के, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ साथ की बात करते हैं, लेकिन जैसे ये अमर सिंह की चिट्ठी जारी होती है, लखनऊ से खबरें आती हैं कि अखिलेश ने अपना फ़ोन बंद कर दिया, कई लोगों से जो मुलाकातों का दौर था वो कैंसिल कर दिया गया है, रामगोपाल यादव किसी भी रिएक्शन के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। यानी कि जिस बाहरी को लेकर मैं कहूँ विवाद बढ़ा और शांत किया मुलायम सिंह यादव ने, भले ही दोनों ही पक्ष एक साथ खड़े दिखाई दिए हों, वो शाम होते होते फिर उसी कंडीशन पर। देखिए, जो पहले भाषा बोली गई थी और जितना असर्टिवनेस से रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने बातें कही थी, वो बिल्कुल ये इंगित करता था कि कोई पार्टी के अंदर ये लोग कम से कम बिल्कुल नहीं चाहते अमर सिंह के किसी भी तरह के प्रेजेंस को, और बिल्कुल इविल इन्फ्लुएंस की तरह उनको बताया था। अब ये चिट्ठी जारी होती है, 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आए हैं, कल अखिलेश के सारे लोगों को बाहर कर दिया। रिएक्शन वो देखिए एक तरह का बड़ा मेजर्ड, मतलब वो रिएक्शन बड़ा अजीब है कि वो बाकी लोगों को भी कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, मतलब इस चुनाव तक अगर बाहर होते हो तो हो जाओ, इसके बाद तो पार्टी फिर और इन्हीं लोगों को पहले बाहर किया गया था और अखिलेश के दबाव में वापस भी लिया गया था, वापस लिया गया, उनको मंत्री बनाया गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखिए मुख्यमंत्री का जो प्रभुत्व होता है, हालांकि उन्होंने PWD नहीं दिया है जो सबसे अहम विभाग होगा, जिसमें सारे जो बजटरी एलोकेशन है सबसे ज्यादा वहां पे है, फिर उनको प्रजापति को बाहर किया, फिर अंदर
किया, लेकिन उन्हें अभी तक विभाग मिला नहीं है, मतलब इंडक्शन उनका प्रॉपर हुआ नहीं है। एक चीफ सेक्रेटरी के लिए मारामारी हो जाती है। कौन सी राजनीति चल रही है इसमें? देखिए, मूल चीज़ है, आप परिवार के अंदर जो करना है, जो लड़ाई लड़नी है लड़िए एक दूसरे के साथ, जो आपको सिर फुटोवल करना हो, लेकिन आप वो पार्टी हैं जो शासन कर रही है इस देश के उस प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा जनता रहती है, वहां पे जाकर के, क्योंकि आप शासक हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी है और ये गवर्नेंस को अफेक्ट करता है। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये परिवार की लड़ाई नहीं है, जिसमें कुर्सी पे बैठा हूं उस कुर्सी की लड़ाई है, तो कुर्सी से क्या होता है? सत्ता और सत्ता के साथ जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेज आते हैं उसकी लड़ाई है। तो ये जनता को सोचने पे मजबूर करती है कि ये किस तरह का परिवारवाद और उसके अंदर का ये लड़ाई चल रही है। संजय, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज फिर से उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें विदेश सचिव की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार के मुताबिक वो पूरी तरह से विचार के बाद ही कोई कार्रवाई करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की कल बैठक बुलाई है। उड़ी आतंकी हमले के बाद तीसरे दिन भी उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए फिर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर के अलावा खुफिया एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में पंजाब के सुरक्षा हालात का भी जायजा लिया गया, जहां साल की शुरुआत में 2 आतंकी हमले हुए थे। ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे, इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार का कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि भी कश्मीर के जमीनी हालात का आकलन करने के लिए श्रीनगर में हैं। वहीं एनआईए की 6 सदस्यीय टीम ने हमले की जांच तेज करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। टीम ने सुराग और सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी हमले में मारे गए 4 जैश आतंकवादियों के डीएनए नमूने भी लेगी। साथ ही जीपीएस को फॉरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजेगी, ताकि आतंकियों के घुसपैठ के रास्ते और समय का पता लगाया जा सके। वहीं विपक्ष के अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी सरकार से कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। हमारी सरकार से इल्तिजा है कि हम उनके साथ खड़े हैं किसी कदम उठाने के लिए जो आतंकवाद और पाकिस्तान के मंसूबों को रोकने का काम करेगा, परंतु समय अब है कार्य करने के लिए। जब तक एक्शन नहीं दिखेगी तब तक देश की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगी, क्योंकि जब हम अपोजिशन में थे तो हमारी भाषा अलग थी। उधर न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जब पत्रकारों ने उड़ी हमले पर सवाल किया तो वो बिना जवाब दिए ही चले गए। मिस्टर नवाज शरीफ रनिंग अवे फ्रॉम क्वेश्चंस मींस एडमिशन ऑफ द गिल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस बीच उड़ी आतंकी हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने मंगलवार दोपहर को उड़ी में सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। रविवार को यहां आतंकी हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इस बीच जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 10 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ के उरी के लाचीपारा इलाके में हुई है। वहीं हंदवाड़ा के नौगाम इलाके में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भारत का साथ देते हुए कहा है कि सीमा पार से होने वाली आतंकवादी हरकतों को रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे की लड़ाई में वो भारत के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव पर दुनिया के बाकी मुल्क भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में अधिकांश देशों ने भारत के साथ एकजुटता जताई है। हालांकि इस बात का भय भी पसरना शुरू हो गया है कि दोनों देशों के बीच बड़े संघर्ष की शुरुआत न हो जाए। जर्मनी के राजदूत मार्टिन ने कहा है कि इस घटना के जरिए आतंकवादी लाभ उठाना चाहते हैं। As is often the case, the terrorists' aim is for the situation to escalate. They want to trigger a spiral of violence. We must not give in to this logic, including in conflicts between India and Pakistan.
जर्मनी ने साफ किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। दोनों देशों के बीच होने वाले आतंकवाद विरोधी परामर्श में इस बात पर सहयोग के तरीकों पर विचार किया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान पहले अपने यहाँ मानवाधिकार उल्लंघन रोके और कश्मीर से अवैध कब्जा खाली करे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान पर मानवाधिकार के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पाकिस्तानी सुरक्षा बल अल्पसंख्यकों का दमन कर रहे हैं। सिंध की बड़ी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। भारत के मुताबिक कश्मीर में तनाव बढ़ाने में पाकिस्तान से पोषित आतंकवाद की भूमिका है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत भारत के सभी क्षेत्रों में आतंकवाद का समर्थन बंद करे और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अवैध कब्जा खाली करे। इसी बैठक में बलूच रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि 13 अगस्त से पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 100 बलूच नागरिकों की हत्या की गई है। बलूच नेताओं ने मानवाधिकार का मुद्दा उठाने के लिए भारत का आभार भी जताया। We have reported 650 cases of enforced disappearances and 230 cases of extrajudicial murders in Balochistan since January. Pakistani forces claim to have arrested more than 13,000 Baloch from Balochistan since 2015, but not a single case was brought in any court of law. बलूच नेताओं ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भी सवाल उठाए। वहीं यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य पाउलो कसाका ने कहा कि विवादित क्षेत्र से गुजरने के कारण इस परियोजना को फौज पूरा कर रही है और स्थानीय लोग इसमें शामिल नहीं हैं। This corridor is going through a disputed territory that made part of the former Kashmiri Principality, and that is still highly disputed. And it goes to Balochistan, where the dispute never ended for 70 years. भारत ने कहा कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापन से पीड़ित हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को बंद करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर विस्थापन की सबसे बड़ी वजह आतंकवाद है। संयुक्त राष्ट्र में विस्थापन पर पहले सम्मेलन में भारत ने ये बात कही। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने में पाखंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारत के मुताबिक जब लाखों लोग युद्ध से बचने के लिए भाग रहे हों तो आतंकवाद को अच्छे या बुरे के खांचे में नहीं बांटा जा सकता। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष और आतंकवाद को रोककर ही विस्थापन से निजात पाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। साथ ही 27 सितंबर तक कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए 6000 क्यूसेक पानी देने को कहा है। कोर्ट ने कावेरी निगरानी समिति के फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी 3 दिन का समय दिया। कावेरी जल विवाद मामले में कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कर्नाटक से 27 सितंबर तक तमिलनाडु को हर दिन 6000 क्यूसेक पानी देने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक को निगरानी समिति के फैसले के खिलाफ 3 दिन में आपत्ति दर्ज करने का समय दिया है। मध्य सरकार को यह बोला कि 4 हफ्ते के अंदर आप ये कावेरी पानी का बांटने का जो आदेश है उसको आप पालन करिए और 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को स्थापित करिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से हर दिन 12000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। वहीं सोमवार को कावेरी निगरानी समिति ने कर्नाटक से 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच रोजाना 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसका कर्नाटक में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। चीफ मिनिस्टर has called the senior leaders, senior ministers, and we will discuss and we'll examine the different possibilities. And tomorrow there is a cabinet, and some decisions has to be taken. We are disappointed with the judgment. विपक्षी दलों ने कर्नाटक सरकार पर इस मामले को सही तरीके से नहीं रख पाने का आरोप लगाया है। It is going to be totally failure from the current Congress government, who has failed to express the problem of Karnataka
of the farmers. The Congress government has really proved that they are not capable enough of handling the issues. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन पहले कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। देश के 12 राज्यों के 27 और शहरों को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज स्मार्ट सिटी के नामों की तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी जगह मिली है। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किए गए शहरों को केंद्र की ओर से पहले वर्ष 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने पिछले साल 20 और इस साल फरवरी में 13 नामों की घोषणा की थी। In the next 1 year, one would get to see smart cities taking shape. My ministry is hand-holding states and urban local bodies at every stage of implementation of Smart City Mission, and the results are there for all of you to see. भर्ती घोटाले के आरोपों से घिरी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी ने उनके आपराधिक उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन एसीबी चीफ के इस मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजने की बात से सियासी माहौल गर्मा गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका भी शक के दायरे में है। एसीबी उन्हें भी नोटिस भेजेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इधर बीजेपी ने उप राज्यपाल नजीब जंग से स्वाति मालीवाल को पद से हटाने की मांग की है। हमने कहा है कि इनको डिसमिस करना चाहिए, इनको उनके पद से तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं आयोग की पूर्व अध्यक्ष इसे भ्रष्टाचार का गंभीर मामला बता रही हैं। जो पैसा है ये टैक्स मनी है पब्लिक की, इसको इस तरह से आप नहीं लुटा सकते जिस तरह से आप आनंद फानन में अपने लोगों को जो भर्तियां की गई हैं वहाँ पे, ये सरासर गलत है और इसलिए मैंने कंप्लेंट की है। बाकी एसीबी जांच कर ही रही है। अटैक हो रहा है मेरे ऊपर और इससे मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं आंदोलनकारी हूँ, जिंदगी भर आंदोलन करा है। एफआईआर करिए, जेल में डालिए, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली और मेरे जितने सवाल हैं वो हमेशा इसी जोर से उठते रहे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने एसीबी में शिकायत की थी कि स्वाति मालीवाल ने अध्यक्ष बनते ही 85 नियुक्तियां की थीं, जो नियमों को ताक पर रखकर की गई थीं। साथ ही 90% नौकरियां आम आदमी पार्टी के लोगों को देने का आरोप भी लगाया गया है। एसीबी के मुताबिक शुरुआती जांच में नियुक्ति में गड़बड़ी की बात सामने आई है। अनु दीवान के साथ सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। इधर दिल्ली महिला आयोग ने आज अपने साल भर का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि आयोग ने 11,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए। कार्यक्रम में शामिल गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने महिलाओं को लेकर समाज के नजरिए में बदलाव पर जोर दिया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने दावा किया कि 1 साल में उनके आयोग ने 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए, जबकि पिछले साल 3,498 केस आए थे। दिल्ली में 2 चीजें करने की तुरंत जरूरत है। एक तो ये कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ में आने की जरूरत है और महिलाओं की सुरक्षा पे काम मिलकर करने की जरूरत है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आयोग के काम की तारीफ की। साथ ही उन्होंने समाज की सोच में बदलाव की जरूरत बताई। हमारा महिलाओं सुरक्षित नहीं है, उसको मानना चाहिए कि हाँ सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा देना सरकार का, समाज का, पुलिस का, हर तंत्र का जिम्मेदार बनता है। और अगर हम समस्या से भागेंगे, सच्चाई से हम मोड़ेंगे, तो फिर इसका समाधान हो ही नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक महिला हेल्पलाइन नंबर पर इस साल फरवरी से अगस्त तक 2,21,000 कॉल आए। महिलाओं के खिलाफ 487 मामले सुलझाए गए। साथ ही आयोग ने 55 मामलों में केंद्र और राज्य को पॉलिसी संबंधी अनुशंसा भी भेजी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।